वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के बारे में। बीए के अगर आप चौथे सेमेस्टर में हैं यानी कि बीए फोर्थ सेमेस्टर में हैं, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर मैं चर्चा करने वाला हूं, जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनमें ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी लिखित वाला मॉडल पेपर जो है 2023 वाले क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर सब पढ़े हुए हैं, 2023 में ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी पढ़ा हुआ है, आप उन सभी को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के बीए फोर्थ सेमेस्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। ये ऐसे प्रश्न हैं या फिर एक प्रकार से ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि पिछले वर्ष पूछे गए हैं, या फिर इन प्रश्नों को एक प्रकार से ऐसे तरीके से छांटा गया है कि आपकी परीक्षा में 2024 में पूछे जा सकते हैं और 25 में भी। ठीक है, आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस अगर आप लेते हैं तो आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ना पड़ता है, यानी कि आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के बारे में जानना होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ज्वलंत प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 100% आपकी परीक्षा में आने वाला प्रश्न। ठीक है, ये एक प्रकार से 100% आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आना तो एकदम से तय है। पहला प्रश्न, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, किसने कहा? अथवा राज्य व्यक्ति से पहले आया है, ये किसने कहा? बताएं। यानी राज्य व्यक्ति से पहले आया है, यानी राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है। ठीक है, राज्य व्यक्ति से क्या आया है? पहले आया है, ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा मानते हैं पॉलिटिकल साइंस के जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल यानी अरस्तू ने कहा। ध्यान रखिएगा, अरस्तू एक प्रकार से ये एक प्रकार से कौन है? अरस्तू। अरस्तू की अगर बात की जाए तो अरस्तू को बुद्धिमानों का गुरु भी कहा जाता है। अरस्तू को बुद्धिमानों का गुरु किसने कहा था? दांते ने कहा था। बहुत विद्वान आदमी है दांते। दांते ने कहा था कि अरस्तू जो है बुद्धिमानों के गुरु हैं, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी हैं अरस्तू। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, राजनीति विज्ञान के जनक भी हैं अरस्तू। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक भी आपके अरस्तू हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सब पुस्तक बहुत ही फेमस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तू ने लिखी है। अरस्तू के गुरु का क्या नाम था? प्लेटो नाम था। ठीक है, प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। ध्यान रखिएगा इस बात को, समझ रहे हैं ना? यानी सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो। प्लेटो का चेला कौन था? अरस्तू। अरस्तू का चेला कौन था? उसका क्या नाम था? सिकंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये सब प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे, अरस्तू का गुरु कौन था? प्लेटो था। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात था। ये बात ध्यान रखेंगे। अरस्तू का शिष्य कौन था? तो आप बताएंगे कि अलेक्जेंडर, जो सिकंदर आया था, सिकंदर महान जिसको आप बोलते हैं, वही। ठीक है, कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य की मतलब कौटिल्य एक विद्वान है, इनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। ये भारत के एक प्रकार से अर्थशास्त्री हैं और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। आपको बता दूं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो एक प्रकार से मौर्य वंश का संस्थापक है, उसके प्रधानमंत्री थे। और कौटिल्य ने ही एक प्रकार से अरस्तू का चेला जो था सिकंदर, सिकंदर जब भारत पर एक प्रकार से आक्रमण कर रहा था, तो उसके आक्रमण को नाकाम किया था कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर के, और यहाँ से उसको भगा दिया था। और इसका चेला मतलब जो अरस्तु मतलब सिकंदर था, सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो जब आया था भारत में युद्ध करने के लिए, तो उस समय मौर्य वंश का शासन था, बाद में फिर से आया था वो। तो एक प्रकार से कौटिल्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर के इसको खूब जबरदस्त तरीके से हराया सेल्यूकस निकेटर को। तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और उसी का पुत्र जास्टिन एक प्रकार से होता है। लेकिन ये बता दिया था चाणक्य ने कि एक प्रकार से इसका लड़का राजा नहीं बनेगा, यानी कि जो हेलेना से पैदा होगा लड़का वो राजा नहीं बनेगा। पूरी एक प्रकार से स्टोरी है। तो ये बहुत विद्वान आदमी थे कौटिल्य, भारत के बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इनकी रचना है अर्थशास्त्र, बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है किसको? बताएं। राजनीति विज्ञान का जनक प्लेटो को नहीं, किसको मानते हैं? अरस्तु को मानते हैं राजनीति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, किसने कहा कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, किसने कहा? क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ये कहा अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ शासन करने के लिए
एवं कुछ शासित होने के लिए पैदा हुए हैं। यह कथन किसका है? कुछ शासन करने के लिए और कुछ शासित होने के लिए, यानी जिन पर शासन चलाया जाए उसके लिए पैदा हुए हैं। ये कथन भी अरस्तू ने ही कहा था। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन से बहुत बार लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा? मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन भी अरिस्टोटल का है। इन्होंने यही नहीं कहा था, मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी, यानी मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। ये कथन अरस्तू का है, बहुत ही फेमस है। 100% परीक्षा में पूछा जाता है। कोई भी विश्वविद्यालय हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, दुनिया का कोई भी विश्वविद्यालय हो, इस प्रश्न को देने से रोक नहीं पाएगा। ठीक है, दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। हर एक यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न जरूर पूछा था, क्योंकि ये इतना फेमस प्रश्न ही है। पॉलिटिक्स पुस्तक, ये तो हमेशा आता है। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है? अरस्तू ने लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इन प्रश्नों को रट डालिएगा एकदम से। 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं प्लेटो का ग्रंथ कौन सा है? प्लेटो की रचना कौन सी? द लाज, द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? द लाज और द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? मैकियावेली ने लिखी है। द पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो अरस्तू ने लिखी है। द लाज प्लेटो, द रिपब्लिक प्लेटो, द पॉलिटिक्स अरस्तू, द प्रिंस मैकियावेली। ध्यान रखेंगे ना? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अरस्तू के अनुसार क्रांति का क्या कारण है? अरस्तू के अनुसार क्रांति तब होती है जब असमानता और अन्याय होता है जनता के साथ या लोगों के साथ, तब। या तो शासकों की उदंडता बढ़ जाती है, भ्रष्टाचार शासक लोग करने लगते हैं, तब क्रांति होती है। अगर अनुचित सम्मान और अपमान किसी को मिलेगा तो ऐसी स्थिति में भी क्रांति उत्पन्न हो सकती है। यानी ये तीनों कारण है अरस्तू के अकॉर्डिंग क्रांति के। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी कारण हो सकते हैं क्रांति के। अरस्तू नागरिक था, कहाँ का नागरिक था? एथेंस का, या फिर एक प्रकार से जो है साई रॉक्यूर्ज का, या फिर स्टेगिरा का, या फिर स्पार्टा का। तो अरस्तू की अगर बात की है तो ये एथेंस का नागरिक था। कहाँ का था? एथेंस का नागरिक था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये बढ़िया प्रश्न आ चुका। किसने लिखा कि जो व्यक्ति अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन में तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की योग्यता या क्षमता, यानी कि कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी दोनों रखता है, वही नागरिक है। नागरिक की परिभाषा को देते हुए ये किसने कहा था? अरस्तू ने ही कहा था कि जो व्यक्ति अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन में तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की योग्यता और क्षमता रखता है, वही नागरिक होता है देश का। ठीक है, नागरिक संबंधी विचार है अरस्तू के। अगला प्रश्न है, मैक्सी के अनुसार कौन सबसे महान या सबसे प्रथम महान दार्शनिक वैज्ञानिक था? तो मैक्सी महोदय के अनुसार अगर देखें तो सबसे महान और प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक जो है वो अरस्तू ही था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अरस्तू की पुस्तक जो है पॉलिटिक्स, ये कितने भागों में विभाजित है? अरस्तू की पुस्तक जो पॉलिटिक्स है ये 8 भागों में बटी, कितने भागों में भैया? 8 भागों में बटी हुई है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, पूछे जाते हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते ही रहेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, ये बताएं, न्याय भय का शिशु है, किसने कहा था? न्याय भय का शिशु है, इसको कहा था ग्लाउकन ने। बड़े इंपॉर्टेंट विद्वान है, ध्यान रखिएगा। साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था साम्यवाद का सिद्धांत, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये सब प्रश्न पूछा जाता रहता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अच्छा, ये बताएं, सद्गुण ही ज्ञान है, किसने कहा? प्लेटो ने ही कहा था कि सद्गुण ही ज्ञान है। ओके, अच्छा, ये बताएं, किसने कहा था कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है? किसने कहा? प्लेटो ने कहा था कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। ओके, इसके अलावा एक प्रश्न और प्लेटो से रिलेटेड बनता है कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। तो किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। तो प्लेटो के ये कथन बड़े फेमस हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। साम्यवाद के लिए एक प्रकार से जाने जाते हैं प्लेटो भी। रिपब्लिक पुस्तक उनकी बड़ी फेमस है। ठीक है, द लाज पुस्तक उनकी बड़ी फेमस है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिए, प्रश्न आ चुका है, किस विद्वान का मानना है कि थॉमस एक्विनास ने राष्ट्रीय राज्य के विकास में अत्यधिक योगदान दिया था? किसका मानना है? तो ये मानना है मूरे का। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूरे मानते हैं कि एक्विनास ने राष्ट्रीय राज्य के विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नांकित में एक्विनास की रचना कौन सी है?
निम्नांकित में देखिए फ्लोरेंस का इतिहास ये इनकी रचना नहीं है। अर्थशास्त्र तो आप जानते हैं किसकी रचना है, कौटिल्य की है यानी कि चाणक्य की। रिपब्लिक आप जानते हैं किसकी रचना, प्लेटो की रचना रिपब्लिक, ठीक है। ये अरस्तू की राजनीति पर व्याख्या इन्होंने करी है। एक्विनास की रचना कौन सी है, बा ऑप्शन अरस्तू की राजनीति पर व्याख्या, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सुम्मा थियोलॉजिका, सुम्मा थियोलॉजिका एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है और परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। सुम्मा थियोलॉजिका नाम की पुस्तक को लिखा है थॉमस एक्विनास ने। ऑप्शन नंबर इसका संत थॉमस एक्विनास, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संत थॉमस एक्विनास का जन्म कहाँ पर हुआ था। संत थॉमस एक्विनास का जन्म जो हुआ था ये नेपल्स राज्य में हुआ था। इटली में पड़ता नेपल्स राज्य। नेपल्स राज्य का एक शहर है एक्विनो शहर। एक्विनो शहर जो कि नेपल्स राज्य का शहर है, नेपल्स राज्य इटली में पड़ता है, वहीं पर जन्म हुआ था सर थॉमस एक्विनास का। आपको बता दूं इनका जन्म हुआ था 1225 ईस्वी में। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। संत थॉमस एक्विनास की कौन सी रचना है इनमें से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संत थॉमस एक्विनास की रचना की अगर बात की जाए तो द रूल ऑफ प्रिंसेस, द रूल ऑफ प्रिंसेस ये थॉमस एक्विनास की रचना है, बड़ी फेमस रचना है। ध्यान रखिएगा इस बात को, परीक्षा में प्रश्न कई बार आया है। अगस्टाइन कौन था। अगस्टाइन की अगर बात की है तो एक पादरी थे अगस्टाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संत अगस्टाइन का जन्म कब हुआ था। तो संत अगस्टाइन का जन्म जो हुआ था 354 ईस्वी में। संत अगस्टाइन का जन्म हुआ था, कब हुआ था, 354 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये बात ध्यान रखेंगे, 354 ईस्वी में इनका जन्म होता है, ठीक है। और आपको बता दूं कि जन्म कब हुआ था, 13 नवंबर की डेट को इनका जन्म हुआ था। 13 नवंबर 354 ईस्वी को अगस्टाइन यानी संत अगस्टाइन का जन्म हुआ था, जो कि एक पादरी थे, ठीक है। आपको बता दूं कि अफ्रीका के उत्तरी तट का नाम पड़ता है थगास्ते, वहीं पर जो कि आजकल वर्तमान में अल्जीरिया के नाम से फेमस है। तो अफ्रीका में जो अल्जीरिया देश पड़ता है वहीं पर इनका जन्म हुआ था संत अगस्टाइन का, ठीक है। पादरी थे ये। और आपको बता दूं इनकी मृत्यु की तो 28 अगस्त को इनकी मृत्यु होती है, 28 अगस्त 430 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, संत थॉमस एक्विनास ने दास प्रथा का समर्थन किया है, क्योंकि। संत थॉमस एक्विनास ने दास प्रथा का समर्थन क्यों किया, क्योंकि इससे सैनिकों में वीरता, शौर्य और उत्साह की भावना का संचार होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। प्रश्न है, आगस्टाइन ने अपने ग्रंथों की रचना किस भाषा में की है। तो जो आगस्टाइन महोदय हैं, देखिए संत थॉमस एक्विनास वो एक प्रकार से अलग है और आगस्टाइन अलग संत हैं। आगस्टाइन की बात की जाए तो उन्होंने अपनी ग्रंथों की रचना जो करी है वो लैटिन भाषा में करी है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संत अगस्टाइन की मृत्यु कब हुई थी, 430 में हुई थी, 28 अगस्त को, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, परीक्षा में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। आगे बढ़िएगा और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, चूँकि जो अच्छा ये बताएं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था। तो मैकियावेली ने किया था। आधुनिक युग का जनक भी मैकियावेली को कहा जाता है। मैकियावेली को आधुनिक युग का शिशु कहा जाता है, या अपने युग का शिशु भी मैकियावेली को कहा जाता है। किसने कहा था ये बात, मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा था, तो उसको कहा था डनिंग महोदय ने। डनिंग महोदय ने कहा कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था। अच्छा ये बताएं, प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य स्वभाव से दुष्ट और स्वार्थी होता है, किसने कहा था। मनुष्य स्वभाव से दुष्ट और स्वार्थी होता है, किसने कहा था, तो ये मैकियावेली ने ही कहा था। क्या कहा था कि मनुष्य जो होता है वो एक प्रकार से शुरू से ही क्या होता है, मनुष्य स्वभाव से दुष्ट और स्वार्थी होता है। ये मैकियावेली का ही कथन है, ठीक है। आधुनिक युग का प्रथम विचारक कौन है, मैकियावेली ही आधुनिक युग का प्रथम विचारक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, इटली का चाणक्य किसे कहते हैं, इटली का चाणक्य भी एक प्रकार से था, मतलब इसी को मैकियावेली को कहते हैं। इटली का चाणक्य किसको कहते हैं, मैकियावेली को। राज्य किसी नैतिकता को नहीं जानता, ये बात भी मैकियावेली ने ही कही थी। क्या कहा था कि राज्य किसी नैतिकता को नहीं जानता है। और मैकियावेली की अगर बात की है तो इटली के निवासी थे ये। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, द प्रिंस पुस्तक इसकी बड़ी फेमस पुस्तक है, वो बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैकियावेली कहाँ का निवासी था, मैकियावेली इटली का निवासी था। इटली का एक शहर है फ्लोरेंस, उसी फ्लोरेंस शहर में एक प्रकार से इसका जन्म हुआ था। आपको बता दूं कि जो है 3 मई को इनका बर्थडे पड़ता है मैकियावेली का।
3 मई को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की अगर बात की तो 21 जून को एक प्रकार से इनकी डेथ हुई थी 1527 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। ओके, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में जन्म मृत्यु से प्रश्न आ सकते हैं। द प्रिंस पुस्तक के लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक परीक्षा की दृष्टि से। द प्रिंस किसने? मैकियावेली, ठीक है। द लाज, द रिपब्लिक किसने लिखी? प्लेटो ने लिखी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी? पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे और भी प्रश्न आपसे बन सकता है, जैसे कि आपसे थॉमस हॉब्स से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है। लेवियाथन पुस्तक किसने लिखी है? लेवियाथन पुस्तक 1691 ईस्वी के आसपास लिखी गई और इसको थॉमस हॉब्स ने लिखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, थॉमस हॉब्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो थॉमस हॉब्स विद्वान आदमी हैं, सामाजिक समझौते के सिद्धांत में अपनी विचारधारा देते हैं थॉमस हॉब्स, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, मैकियावेली ने इटली के लिए किस शासन व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया? बताएं। तो मैकियावेली ने इटली के लिए शासन या इटली के लिए शासन व्यवस्था को एक प्रकार से कैसी शासन व्यवस्था के बारे में बताया उन्होंने? राजतंत्र के बारे में बताया, मोनार्की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का जनक माना जाता है? किसे बताएं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का जनक किसे माना जाता है? तो वो मैकियावेली को ही माना जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन बोधा ने दिया था, ध्यान रखिएगा इस बात को। लाक जो हैं और हाब्स ये सामाजिक समझौते से रिलेटेड हैं, और रूसो, जीन जैक्स रूसो भी सामाजिक समझौते से रिलेटेड हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बोधा ने सर्वप्रथम शासन व्यवस्था माना। बोधा ने सर्वप्रथम शासन व्यवस्था माना, किसको माना? राजतंत्र को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बोधा ने शासन की सत्ता पर प्रतिबंध माना। कब माना प्रतिबंध? कब माना भाई? तो ईश्वरीय कानून को, राज्य के संवैधानिक कानून को, व्यक्तिगत संपत्ति की उल्लंघनीयता को, ये शासन की सत्ता पर प्रतिबंध माना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, बोधा दार्शनिक था। बोधा का कहाँ का दार्शनिक था भैया? तो बोधा फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का था? फ्रांस का दार्शनिक था जीन बोधा। जीन बोधा की अगर बात की है तो इसका जन्म हुआ था 1530 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1596 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। जन्म कब हुआ? 1530 में, मृत्यु 1596 में, ध्यान रखिएगा। जीन बोधा कहाँ पर जन्म हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, राज्यों के वर्गीकरण के संबंध में मैकियावेली किसका अनुसरण करता है? बताएं। राज्यों के वर्गीकरण के संबंध में मैकियावेली किसका अनुसरण करता है भैया? तो ये अरस्तु का अनुसरण करता है। राज्यों के राज्यों के वर्गीकरण के संबंध में जो मैकियावेली हैं, ये अरस्तु का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बोधा ने अपनी विचारधारा में समर्थन किया किसका? बोधा ने अपनी विचारधारा में किसका? राजतंत्र का समर्थन किया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम संप्रभुता का विधिवत विश्लेषण किसने किया? तो संप्रभुता का सबसे पहले विधिवत विश्लेषण करने वाले जो विद्वान हैं वो जीन बोधा ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया है। अगला देखिएगा, बोधा के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई है। बोधा के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जो हुई है परिवार से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक आ चुकी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है और 2-3 विश्वविद्यालयों में लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताएं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा किसने भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को किसने लिखा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को लिखने वाले विद्वान है जीन जैक्स रूसो, ठीक है। किसने लिखा है? जीन जैक्स रूसो ने लिखा है इस पुस्तक को। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेवियाथन ग्रंथ किसने लिखा? थॉमस हॉब्स ने लिखा है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? रूसो ने। रूसो का जन्म एक प्रकार से कब हुआ था? रूसो का जन्म कब हुआ था भाई? रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में हुआ था। 1712 ईस्वी में रूसो का जन्म हुआ था। जिनेवा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जिनेवा पड़ता स्विट्जरलैंड में, वहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। निवासी की अगर बात की तो फ्रांस के जरूर निवासी थे ये, लेकिन जन्म हुआ था इनका जिनेवा शहर में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जिनेवा, ठीक है। आपको बता दूं 1712 में जन्म होता है रूसो का, 1778 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक लिखी है किसने लिखी है? रूसो ने लिखी है। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है? 1762 में पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, थॉमस हॉब्स की बात करें तो हॉब्स का जन्म कब हुआ? हॉब्स एक प्रकार से अंग्रेजी दार्शनिक है, अंग्रेजी विद्वान है। 1588 ईस्वी में थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ है और 1679 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है।
ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, थॉमस हॉब्स के बारे में। लॉक की अगर बात करें तो लॉक का जन्म जो हुआ है 1632 ईस्वी में हुआ है। 1704 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। तो ये भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जर्मी बेंथम की अगर बात की जाए तो बेंथम उपयोगितावाद से रिलेटेड विद्वान हैं, उपयोगितावादी विचारधारक हैं जर्मी बेंथम। और बेंथम का जन्म हुआ था 1748 ईस्वी में, मृत्यु इनकी हो गई 1832 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज यानी लंदन में इनका जन्म हुआ था और अंग्रेजी दार्शनिक हैं, विचारक हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अच्छा, लाक और हाब्स ये दोनों दार्शनिक एक प्रकार से कहाँ के हैं, ये मतलब अंग्रेज दार्शनिक हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी रूसो की अगर बात की जाए तो इनका जन्म जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, बाकी ये फ्रांस में एक प्रकार से रहते थे। तो रूसो का जन्म कब हुआ था बताएं फटाफट से। रूसो का जन्म कब हुआ था? 1712 में, ए ऑप्शन। अगला, रूसो निवासी कहाँ का था? देखें, रूसो अगर स्विट्जरलैंड में जन्म हुआ था, लेकिन स्विट्जरलैंड ऑप्शन में है नहीं, फ्रांस, फ्रांस में एक प्रकार निवासी था, जन्म अलग हुआ था। स्विट्जरलैंड जिनेवा में, निवासी फ्रांस के थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लॉक से पूर्व जिस विद्वान ने धर्म के आधार पर किए जाने वाले अमन को नितांत अनुचित माना, वो कौन थे? लॉक से पूर्व जिस विद्वान ने धर्म के आधार पर किए जाने वाले अमन को नितांत अनुचित माना, उन विद्वान का क्या नाम है? उन विद्वानों में रॉबर्ट टोबन और मिल्टन और रिचर्डसन और विलियम दी साइलेंट, ये तीनों शामिल हैं, उपरोक्त सभी विद्वानों ने। लॉक की मृत्यु कब हुई? लॉक की मृत्यु की अगर बात की तो 1704 ईस्वी में लॉक की मृत्यु हो जाती है। जन्म कब हुआ था? 1632 में हुआ था लॉक का, ठीक है। कानून संप्रभु का आदेश है, किसका मानना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कानून संप्रभु का आदेश है, किसने कहा? कानून संप्रभु का आदेश है, थॉमस हॉब्स का कथन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस विचारधारा को एक प्रकार से बात की जाए तो और विद्वानों ने भी बाद में चल करके अनुसरण किया, लास्की वगैरह भी इसका समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न, प्राकृतिक अवस्था सद्भाव, शांति और सुरक्षा की अवस्था है। सद्भाव, शांति और सुरक्षा की अवस्था है कौन सी? प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था का मतलब जब समाज में, जब समाज में कोई राज्य नहीं था, कोई नियम कायदा नहीं था, उससे पहले समाज जो था, यानी राज्य की उत्पत्ति से पहले समाज की अवस्था को ही प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। तो लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में रहने वालों ने कितने समझौते किए? 2 समझौते किए थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और प्राकृतिक अवस्था सद्भाव, शांति और सुरक्षा की अवस्था है, इस बात को किसने कहा था? इस बात को जॉन लॉक ने कहा था। हाब्स ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में मार काट मची रहती थी। लॉक ने कहा था सद्भाव, शांति और सुरक्षा की व्यवस्था थी। ध्यान रखिएगा इस बात को। लॉक का जन्म कब हुआ था भाई? लॉक का जन्म कब हुआ था? 1632 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक बड़ी फेमस है, परीक्षा में पूछी गई प्रश्न है। बताएं, टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है? जॉन लॉक ने लिखी है। किसने लिखी है? जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जैसा कि तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो, यह मत किसका है? बताएं, दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जैसा कि तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो, यह कथन जॉन लॉक का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ है, या श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में ही प्रतिबिंबित हुई है। उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप से जॉन लॉक में ही प्रतिबिंबित हुई है, यह विचार किसका है? ये कथन कहा था इबरस्टीन ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना वकील बनाना चाहिए, किसने कहा था? प्रत्येक व्यक्ति को अपना वकील बनाना चाहिए बनना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का वकील बनना चाहिए, किसने कहा था? अच्छा, एक प्रश्न और बताओ, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने दिया था। प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, रूसो का जन्म कहाँ पर हुआ था? जिनेवा में हुआ था रूसो का जन्म, ठीक है। दी इमाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी रूसो की पुस्तक है, ठीक है। सामाजिक संविदा पुस्तक यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक फटाफट से आप बताएंगे। रूसो, बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ही था। चलिए, प्रश्न आ चुका है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना वकील बनना चाहिए, किसने कहा था? ये कहा था जर्मी बेंथम ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अच्छा, विधि शास्त्र का न्यूटन किसको कहते हैं? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। विधि शास्त्र का न्यूटन, जर्मी बेंथम को विधि शास्त्र का न्यूटन कहा जाता है। जिस तरीके से साइंस में, भौतिकी में एक प्रकार से जो है न्यूटन का नाम आदर से लिया जाता है, ऐसे ही विधि शास्त्र में आप देखेंगे, कानून में जर्मी बेंथम का एक प्रकार से नाम लिया जाता है। तो विधि शास्त्र का न्यूटन कहा जाता है जर्मी बेंथम को, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके।
अच्छा, ये बताओ किसने कहा था कि जर्मी बेंथम का दर्शन जो है ये सूअर का दर्शन है, सूअर दर्शन है, किसने कहा था? तो मिल ने कहा था। उपयोगितावाद का सबसे प्रबल समर्थक कौन है? तो बेंथम उपयोगितावाद के सबसे बड़े समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित की अवधारणा किसने प्रतिपादित करी, किस विद्वानों ने? तो उपयोगितावाद में कथन कहा जाता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही एक प्रकार से ये उपयोगितावादी मानते हैं, जर्मी बेंथम वगैरह इसी को फॉलो करते हैं। अच्छा बताएं, मिल की उपयोगितावाद की पुनर्समीक्षा में बेंथम की धारणाओं का बहुत ही कम अंश रह गया है, यह कथन किसने कहा था? इस कथन को मैक्सी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बेंथम द्वारा रचित पुस्तकें हैं इनमें से? बेंथम की अगर बात की तो फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक इन्हीं की है। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड जो है लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन ये भी पुस्तक इन्हीं की है, बेंथम की, जर्मी बेंथम की। डिफेंस ऑफ ज्यूरी ये भी इन्हीं की पुस्तक है, यानी कि डी लगा देंगे आप। उपरोक्त सभी पुस्तकों की रचना जर्मी बेंथम ने ही करी है। तो इन तीन पुस्तकों को ध्यान रख लीजिएगा, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट और द डिफेंस ऑफ ज्यूरी, ये दोनों पुस्तकें कई बार पूछी गई हैं और ये पुस्तक हो सकता है आपकी बार आ जाए, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, तो ये पुस्तक बेंथम की है। बेंथम का जन्म कहाँ पर हुआ था? बेंथम का जन्म हुआ था कहाँ पर? लंदन में हुआ था। ठीक है, मतलब लंदन कहाँ पर पड़ता है आपका? यूनाइटेड किंगडम में, यानी इंग्लैंड में है लंदन। ठीक है, और इसकी राजधानी है। आपको बता दूं 15 फरवरी को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? यानी वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद इनका जन्म हुआ था, 1748 में। ठीक है, आपको बता दूं कि इनकी मृत्यु हुई थी 6 जून को। ठीक है, 6 जून 1832 को इनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म कब होता? 15 फरवरी 1748 को, मृत्यु 1832 को होती है 6 जून को। जन्म लंदन में होता है। अगला प्रश्न है, सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। ये कथन बहुत ही फेमस है, पिछली बार कई विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा गया है। सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ, ये कथन किसका है? जर्मी बेंथम का है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपयोगितावाद का पिता किसे कहा था? कई बार प्रश्न परीक्षा में आया है। उपयोगितावाद का पिता किसने कहा, मतलब किसे कहा जाता है? जर्मी बेंथम को उपयोगितावाद का जनक या पिता कहते हैं। बेंथम ने सुख दुख के कितने स्रोत बताए हैं? तो बेंथम ने सुख दुख के 5 स्रोतों के बारे में बताया, यानी 5 जगहों से दुख और सुख मिलते हैं। अच्छा, 12 प्रकार के एक प्रकार से दुख के बारे में और 14 सुखों के बारे में जर्मी बेंथम ने बताया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल के द्वारा लिखी गई? जे.एस. मिल जॉन स्टुअर्ट मिल का पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। ये जेम्स मिल के पुत्र थे। ठीक है, ओके, जेम्स मिल के पुत्र हैं। जो है जेम्स मिल के पुत्र कौन है? जे.एस. मिल, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल ने लिखी है? तो जे.एस. मिल की पुस्तक कौन सी भाई इनमें से? देखिए, इनमें से पुस्तक की अगर बात की तो यूटिलिटिज्म, इस पुस्तक को लिखा है जे.एस. मिल ने। बाकी फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक को एक प्रकार से बेंथम ने लिखा है। इसके अलावा जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पुस्तक है, इसको स्टीफन हॉल ने लिखा है। 1952 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पुस्तक किसने लिखा है? स्टीफन हॉल ने लिखा है। 1952 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये भी जर्मी बेंथम की पुस्तक है। यानी यूटिलिटिज्म, ये पुस्तक जो है ये जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल की है। अगला प्रश्न, ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक, परीक्षा में 100% प्रश्न आएगा आपकी बारी ये, और पूछा भी गया है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है ऑन लिबर्टी। ठीक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, राजनीति विज्ञान की दृष्टि से भी और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी। ठीक है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है ऑन लिबर्टी। ठीक है, 1859 में इसका प्रकाशन हुआ इस पुस्तक का। अच्छा, जन्म कब हुआ था जो है जर्मी बेंथम का, मतलब कि सॉरी जे.एस. मिल का? जे.एस. मिल की अगर बात की तो इनका जन्म हुआ था 20 मई 1806 को। 1806 को इनका जन्म होता है। लंदन में इनका जन्म होता है। 20 मई को इनका बर्थडे पड़ता है। 8 मई को इनका देहांत हो जाता है 1873 में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, जेम्स मिल के पुत्र हैं ये। फ्रांस में इनकी मृत्यु होती है, लंदन में इनका जन्म होता है। जेम्स मिल का, सॉरी जे.एस. मिल का, जॉन स्टुअर्ट मिल का, जेम्स मिल इनके पप्पा हैं, यानी पिताजी हैं। आगे देखिएगा, बहुत बढ़िया भैया, आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, ऐसे ही आपको मैं आसानी से सारी चीज़ों को बताता रहूँगा। और एक बात और आपको बता दूं, अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, तो आपको एक को करिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो आपके चौथे सेमेस्टर में अगर बात किया है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना पड़ेगा। तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा भी आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट पर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी कि को करिकुलर के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
को करिकुलर यूट्यूब चैनल, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल का नाम है। को करिकुलर मास्टर आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। अगर आप सर्च नहीं करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। इस चैनल पर जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी और को करिकुलर का तमाम प्रकार का मॉडल पेपर और विस्तार से वहाँ पर क्लासेस आपकी को करिकुलर की होती रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जर्मन आदर्शवाद का ब्रिटिश उदारवाद के साथ समन्वय करने का श्रेय किस विचारक को है, किस विद्वान को है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा। जर्मन आदर्शवाद का ब्रिटिश उदारवाद के साथ समन्वय करने का श्रेय किस विचारक को जाता है? तो इस विचारक कौन है? ऐसे विचारक टीएच ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन ने ऐसा किया था। थॉमस हिल ग्रीन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, 1836 में इनका जन्म होता है थॉमस हिल ग्रीन का, और 1882 में इनका देहांत हो जाता थॉमस हिल ग्रीन का, ध्यान रखिएगा। बेंथम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। कार्ल मार्क्स की अगर बात की, वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विचारधारा दी कार्ल मार्क्स। जर्मनी में पैदा हुए कार्ल मार्क्स, 1818 में इनका जन्म होता है, 1883 में एक प्रकार से मृत्यु होती है। ये वर्ग संघर्ष के विचारधारक हैं। आधुनिक समाजशास्त्र के आधुनिक साम्यवाद या समाजवाद के जनक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया, तो बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं। लेकिन एक कथन इन्होंने कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम है, ये कथन से मैं सहमत नहीं हूँ। हालांकि एक प्रकार से कहा इन्होंने था कि धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ऐसे कई प्रश्न आपसे बन सकते हैं। अच्छा, हीगल कौन है? हीगल की अगर बात की तो 1770 में हीगल का जन्म हुआ था, 1831 में हीगल की मृत्यु हुई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो इन सभी विद्वानों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी प्रश्न आपसे जन्म और मरण से रिलेटेड पूछे जाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, टीएच ग्रीन यानी कि थॉमस हिल ग्रीन के अनुसार दंड में निम्न में से किस तत्व का समावेश होना चाहिए? दंड में सबसे पहली बात तो प्रतिशोध का भी एक प्रकार से तत्व शामिल हो, निवारण का और सुधार का, ताकि सुधार भी हो सके और निवारण भी हो सके समस्या का, और प्रतिशोध भी ले सके व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों का। अगला प्रश्न, हीगल का ग्रंथ इनमें से कौन सा? देखिए, द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी है। पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तू की है। द प्रिंस मैकियावेली ने लिखा है। तो कौन सी पुस्तक बची आपकी? कौन सी पुस्तक बची भाई? द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री किसने लिखी है? द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री किसने लिखी है? हीगल ने लिखी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि पॉलिटिक्स अरस्तू की रचना है, रिपब्लिक प्लेटो की है, द प्रिंस मैकियावेली की है, तो बची कौन? दी फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। तो आपसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दी फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे थॉमस, मतलब कि कौन है? हीगल। ठीक है, हीगल है। अगला प्रश्न, राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था के रूप में मानते हैं कौन? राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था के रूप में हीगल मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, राज्य स्वयं में साध्य है साधन नहीं है, यह कथन किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया है। राज्य स्वयं साध्य है साधन नहीं है, यह कथन थॉमस मतलब इनका है, हीगल का है, ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये बताइए, उग्र आदर्शवाद का प्रतिपादक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उग्र आदर्शवाद का प्रतिपादक, वैसे आदर्शवाद के प्रतिपादक हैं प्लेटो, लेकिन उग्र आदर्शवाद के प्रतिपादक की अगर बात करें तो हीगल आप लगा दीजिएगा, बी ऑप्शन। पिछली बार प्रश्न परीक्षा में 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, हीगल की विचारधारा पर आधारित है। हीगल की विचारधारा पर क्या आधारित है भाई? फटाफट से आप बताएंगे, हीगल की विचारधारा पर क्या आधारित है? सर्वाधिकारवाद। हीगल की विचारधारा किस पर आधारित है? सर्वाधिकारवाद पर, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। हीगल का जन्म कब हुआ था? हीगल का जन्म हुआ था 1770 में, मृत्यु 1831 में हुई थी। 1770 ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही बारीकी के साथ मैं पढ़ाता भी रहता हूँ आपको। ठीक है, चले आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साइंस ऑफ लॉजिक किसकी रचना है? और तेज गति से भी आपको पढ़ाता हूं ताकि ऐसा ना लगे, बोरियत नहीं महसूस होने देता हूं मैं आपको। और एक वीडियो देखने के बाद में आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल इतना हाई हो जाएगा मेरे भाई कि आप दुनिया के कोई भी पेपर, आप यूपीएससी ओएससी में ऐसे ही प्रश्न आप देखेंगे कि जो एक प्रकार से कुछ मात्रा में, जैसे कि आप देखेंगे यूपी पुलिस वगैरह में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। मतलब ऐसे, मतलब आप देखेंगे जो कंपटीशन के पेपर होते हैं उसमें भी आपके पॉलिटिकल साइंस से यहाँ से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को जाने रहेंगे तो आप आगे चलकर कंपटीशन की तैयारी भी कर पाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए, साइंस ऑफ लॉजिक किसकी रचना है? साइंस ऑफ लॉजिक किसने लिखा है? साइंस ऑफ लॉजिक हीगल की रचना है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हीगल की राज्य के संबंध में धारणा क्या थी? हीगल की धारणा ये थी कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवधारणा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलें,
प्रश्न है, आ थियरी ऑफ जस्टिस। अच्छा, शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऐसा चैनल है जिस पर आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाती हैं। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं केवल 15 क्वेश्चन लिख करके और बता दूं कि एक प्रकार से बस यही एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये दुनिया भर का, मतलब ऐसे मैं फालतू की चीज़ें आपको थंबनेल पर नहीं लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ कि भाई टॉप 100 क्वेश्चंस हैं तो टॉप 100 क्वेश्चन से अधिक ही क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको। और इसके अलावा और उससे उस प्रश्न से रिलेटेड और भी तमाम प्रकार के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना और आप आसानी से हर एक चीज़ को जान पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है? तो अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती, चूँकि मैं बहुत दिन-रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ इस समय और आपका मुझे बस प्यार चाहिए। आप लोग थोड़ा-सा साथ नहीं दे पा रहे हो इस समय। आईपीएल चल रहा है, मैं जान रहा हूँ कि आप लोग आईपीएल में बिज़ी होंगे, लेकिन प्लीज़ थोड़ा-सा आईपीएल जब देख करके फुर्सत पाइए, थोड़ा-सा देख लीजिए हम लोगों की वीडियो भी। मेहनत करते हैं इतना ज़्यादा, अब आईपीएल जैसी क्वालिटी तो हम लोग नहीं दे पाएँगे और ना उतना इंटरेस्ट, ना उतनी मज़ा और ना उतना एक प्रकार से वो थ्रिलर ये सब दे पाएँगे। तो लेकिन आईपीएल के चक्कर में क्या होता है कि हम लोग 1 महीने तक एक प्रकार से इसे पे बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, क्या किया जाए? मेहनत तो हम लोग बहुत करते हैं आप लोगों के लिए। आपको बता दूँ कि मैं क्या बताएँ? चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब ज़्यादा इसमें प्रश्न है आपका, आ थियरी ऑफ जस्टिस किसने लिखा? आ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बिल्कुल, जॉन रॉल्स की पुस्तक है आ थियरी ऑफ जस्टिस, ठीक है? जॉन रॉल्स अमेरिकी दार्शनिक हैं, विद्वान हैं। आ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक को लिखा जॉन रॉल्स ने। 1921 में इनका जन्म होता है और 2002 में इनकी मृत्यु होती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है? आ थियरी ऑफ जस्टिस का। आ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है 1971 में, ध्यान रखिएगा, प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। ओके, आगे चल करके अगर आप नेट पीएचडी भी करेंगे पॉलिटिकल साइंस से तो ऐसे ही प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, जॉन रॉल्स को लॉजिक एंड फिलोसॉफी के लिए पुरस्कार मिला। जॉन रॉल्स को लॉजिक एंड फिलोसॉफी के लिए पुरस्कार क्या मिला भाई? उनको शॉक पुरस्कार मिला था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि साम्राज्य जो है एक नैतिक मतलब कि एक नैतिक साम्राज्य एक नैतिक के साथ साथ एक तार्किक समाज भी है? तो समाज एक नैतिक समाज के साथ साथ तार्किक समाज भी होता है। समाज ये किसने कहा था? ये जॉन रॉल्स ने ही कहा था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय के सिद्धांत हैं। जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय के 2 सिद्धांत होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। माइकल ऑक्सफोर्ड के अनुसार इनमें से क्या सही है? माइकल ऑक्सफोर्ड की अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा था दर्शन और विज्ञान 2 भिन्न गतिविधियां हैं। बिल्कुल, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल ऑक्सफोर्ड का जन्म किस देश में हुआ था? माइकल ऑक्सफोर्ड की अगर बात की जाए तो माइकल ऑक्सफोर्ड का जन्म जो हुआ था ये एक प्रकार से किस देश में हुआ था? इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। आपको बता दूं माइकल ऑक्सफोर्ड का जो जन्म हुआ था, ये इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर को। कब हुआ था? 11 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था 1901 ईस्वी में। कहाँ पर? इंग्लैंड में इनका जन्म होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और इनकी इनकी मृत्यु कब होती है? 19 दिसंबर को इनकी मृत्यु होती है, 19 दिसंबर 1990। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। माइकल ऑक्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन, तो यानी कि इस प्रश्न का क्या हुआ? माइकल ऑक्सफोर्ड का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड। अगला प्रश्न है इच मैन इन वेरूसलेम अ रिपोर्ट ऑन दी वैनिलिटी ऑफ ईबल। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को, मतलब इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1963 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। अगला प्रश्न, माइकल ऑक्सफोर्ड की मृत्यु कब हुई? माइकल ऑक्सफोर्ड की मृत्यु कब हुई थी? 1990 में। 19 दिसंबर को। जन्म तो मैंने आपको बता ही दिया था, 11 दिसंबर 1901 को जन्मे, 1990 में मृत्यु हो गई, यानी 89 मतलब 79 साल लगभग। ठीक है, 89 साल जीवित रहे। अगला प्रश्न है, हन्ना आरेंट का जन्म कब हुआ था? हन्ना आरेंट का जन्म कब हुआ था? हन्ना आरेंट का जन्म हुआ था आपका 14 अक्टूबर 1906 को। 14 अक्टूबर 1906 को हन्ना आरेंट का जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर को हुई थी। 4 दिसंबर 1975 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और 14 अक्टूबर 1906 को जन्मी थी हन्ना आरेंट। अगला प्रश्न है, हन्ना आरेंट थी कौन थी? मुस्लिम थी, यहूदी थी, ईसाई थी या चीनी थी? तो हन्ना आरेंट वैसे जर्मन अमेरिकी विद्वान है, ये जर्मन अमेरिकी फिलोसॉफिस्ट हैं, दार्शनिक हैं और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं हन्ना आरेंट। ठीक है, यहूदी परिवार से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। माइकल ऑक्सफोर्ड के विषय में मतलब माइकल ऑक्सफोर्ड के विषय थे राजनीतिक दर्शन, इतिहास दर्शन और शिक्षा दर्शन, तीनों से रिलेटेड है माइकल ऑक्सफोर्ड, डी ऑप्शन ये सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बताएं। अच्छा, ये बताएं, द ह्यूमन कंडीशन एक पुस्तक है, किसने लिखी है?
दी ह्यूमन कंडीशन पुस्तक को किसने लिखा है? हन्ना अरेंट ने लिखा है। प्रकाशन हुआ था 1959 में इस पुस्तक का, ध्यान रखिएगा। ओके। अच्छा, एक प्रश्न पूछा था कि हन्ना अरेंट ने किस रचना में अपनी बीटा एक्टिवा का विचार किस ग्रंथ में दिया था? तो ह्यूमन कंडीशन इनकी रचना है, द ह्यूमन कंडीशन। उसी द ह्यूमन कंडीशन पुस्तक में इन्होंने बीटा एक्टिवा का विचार दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहता है। अच्छा बताइए, सीमोन दी जो है बेवायर, सीमोन दी बेवायर जो हैं ये महिला हैं, पेरिस में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1908 में इनका जन्म हुआ था और ये सामाजिक सिद्धांतवादी, आस्तिकवादी, दार्शनिक हैं, नारीवादी विचारक हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और इनकी एक रचना है वुमन जो है डिस्ट्रॉयड। वुमन डिस्ट्रॉयड किसकी रचना है? तो सीमोन डी वेवायर की रचना है। इसके अलावा द ब्लड ऑफ अदर्स ये पुस्तक भी सीमोन दी जो है वेवायर की पुस्तक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके। आगे देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ किसको कहते हैं? साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ साम्यवादी घोषणा पत्र को कहते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कहते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर के इसको प्रकाशित करवाया था। ये एक प्रकार से 21 फरवरी 1848 को, ध्यान रखिएगा। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का चक्र किस प्रकार का है? तो ये वाद, प्रतिवाद, उसके बाद में फिर संवाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द्वंद्ववाद की धारणा अत्यंत गूढ़ और अस्पष्ट है, यद्यपि कार्ल मार्क्स और एंजल्स के संबंध समस्त लेखन का एक आधार है, लेकिन इसे कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये कथन कहा था बेपर ने, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? बढ़िया प्रश्न है। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था कहाँ पर? जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जर्मन फिलोसॉफिस्ट हैं कार्ल मार्क्स और एक समाजशास्त्री हैं कार्ल मार्क्स। 1818 में इनका जन्म होता है, 1883 में इनकी मृत्यु होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब आधुनिक साम्यवाद के या समाजवाद के जनक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया है? इनमें से देखिए, सामाजिक समझौते का सिद्धांत से रिलेटेड है थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति से रिलेटेड है, इसको दिया नहीं था। शक्ति का सिद्धांत भी उसी से रिलेटेड है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है या वर्ग का सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना किस सन में की गई? साम्यवादी घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अंग्रेजी में बोलते हैं इसी को, इसकी रचना की गई थी 1848 में। कब की गई थी? 1848 में 21 फरवरी को की गई थी। 21 फरवरी को एक प्रकार से प्रकाशित करवाई गई थी। कार्ल मार्क्स और एंजल्स के द्वारा एक प्रकार से इस रचना को या साम्यवादी घोषणा पत्र को लिखा गया। अगला प्रश्न, वर्ग संघर्ष का इतिहास ही मानव जाति का इतिहास रहा है अब तक, यानी अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है या वर्ग संघर्ष का इतिहास ही मानव जाति का इतिहास है, ये कथन किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। जब भी वर्ग संघर्ष की बात हो कार्ल मार्क्स का नाम आप लगा दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। आगे देखेंगे, मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष में कितने वर्ग सम्मिलित थे? कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष में कितने वर्ग सम्मिलित थे भाई? 2 वर्ग सम्मिलित थे, एक पूंजीपति वर्ग और एक आपका सर्वहारा वर्ग, यानी एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग, यानी एक पूंजीपति वर्ग और एक प्रकार से आपका जो मजदूर वर्ग है वो, ठीक है, मालिक और मजदूर का वर्ग। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस सन में हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में, मृत्यु कब हुई थी? 1883 में। अगला प्रश्न, धर्म जनता के लिए अफीम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता रहता है। धर्म जनता के लिए अफीम है किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी 1848 में प्रकाशित हुई ये पुस्तक किसने लिखी है? द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, इसको भी कार्ल मार्क्स ने ही लिखा है, कार्ल मार्क्स की रचना है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, ठीक है। कब प्रकाशित हुई? तो ये 1848 में, मतलब 47 में प्रकाशित हुई थी ये रचना, ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया। अच्छा, ये बताएं, वैज्ञानिक राजनीति का पिता कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक, ये भी इसी को कहते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स, और अगर एंजल्स भी मिले तो उनका नाम भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। आज के वीडियो के माध्यम से लगभग हमने 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझा और बीच बीच में मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया जो कि पिछले वर्ष 2-3-4 विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर जो है एक प्रकार से उसमें पूछे गए हैं। तो मैंने एक प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ों को बता दिया। लगभग 40-45 मिनट में आप लोगों ने 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव, यानी लगभग 150 से अधिक आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जान चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। बीच बीच में मैंने जो तमाम सारी चीज़ें बताई हैं, एक एक क्वेश्चन के माध्यम से 4-4 प्रश्न
प्रश्न तैयार हुए हैं आपके। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ऐसे तैयारी करना और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, निश्चित तौर पर आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला है नहीं आपकी परीक्षा में। 100% बता रहा हूँ भाई। आप आकर के कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं आएगा वीडियो पर डिसलाइक मार कर के चले जाइएगा, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा अगर इस वीडियो से नहीं आएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। प्रश्न 100% आने वाले हैं आपकी बार आपकी परीक्षा में। ये वीडियो आपको बता दूँ, यहाँ से लगभग और लगभग आप देखेंगे 60 परसेंट से ज़्यादा प्रश्न आएँगे। 60% से ज़्यादा आपके क्वेश्चन पेपर में फँसने वाले हैं। आप किसी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, अगर आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपको पढ़ना है, जिसमें आपको ये सारे विद्वान संकलित हैं जिसके बारे में मैंने बताया। जैसे कि इसमें आपका जैसे पश्चिमी मतलब पश्चिम में प्राचीन विचारकों में जैसे कि जो है अभी मैंने कुछ एक आध 2 मॉडल पेपर और दे दूँगा। जब आप उन सभी को देख लेंगे तो आपका संपूर्ण पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे यही इतना ही काफ़ी है आपके लिए, लेकिन मैं आपको और मॉडल पेपर दूँगा, 4-5 प्रैक्टिस सेट आपकी हो जाएगी, फिर आपसे कोई टक्कर लेने वाला पैदा नहीं होगा, ठीक है? यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलिएंट हो जाओगे। जब आप इन ऐसे पढ़ोगे, बीए में आप मन लगा करके पढ़ देंगे, आगे चल कर के आप आईएएस की परीक्षा बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाएँगे अगर आपने बीए अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ठीक है? तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ऐसे ही अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।